नमस्कार। कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ अजय पुंडीर। दर्शकों, आज हम बात करेंगे फुटबॉल खेल के बारे में और जानेंगे इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री DM लखेड़ा जी। आप एक फुटबॉल के कोच हैं और लंबे समय से इस खेल से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। और साथ में है शशांक राणा, एक नौजवान युवा खिलाड़ी और इस समय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड का कई स्तरों पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। लखेड़ा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा फुटबॉल खेल के थोड़ा सा इतिहास के बारे में अगर हम जाएं तो ये कब से खेला जाने लगा, खास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ तक पुंडरी जी है, 1930 में पहला वर्ल्ड कप फीफा का खेला गया और उसके बाद से लेकर के अब देखो लगातार कम से कम 100 साल इस फीफा के वर्ल्ड कप को होने वाले हैं। विश्व में फुटबॉल बहुत ही लोकप्रिय खेल है और एक आम जनमानस का खेल है जी। तो फुटबॉल का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदलता चला जा रहा है और इसके प्रति दर्शकों का रुझान, खिलाड़ियों का रुझान बहुत बढ़ रहा है जी। और फुटबॉल आपने जैसे कहा कि विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल और खास करके जब वर्ल्ड कप होता है तो पूरी दुनिया से देखती है। तो किस खास तरीके के स्किल सेट की ज़रूरत होती है फुटबॉल खेलने के लिए जो हम टीवी पर देखते हैं? देखो, आज की डेट में जो फुटबॉल है, पुराने फुटबॉल और आज के फुटबॉल में बहुत चेंजेज आ गए, बहुत बदलाव आ गए। अब एक टोटल फुटबॉल हो गया। अब आप किसी खिलाड़ी को ये नहीं कह सकते कि तेरी पर्टिकुलर प्लेस ये है। आप उसे पर्टिकुलर प्लेस बता सकते हैं कि तो इस प्लेस में है, लेकिन कब किस मोमेंट में जो गेम की आपकी रणनीति थी और उसके तहत वो कौन सी भूमिका निभा दे, इसको नहीं कहते। तो इसलिए टोटल फुटबॉल का ज़माना आ गया। हर खिलाड़ी को हर प्लेस पे खेलने के लिए अपने को परंपरागत होना पड़ेगा, तभी उसकी टीम बेटर रिजल्ट कर पाएगी। जी। शशांक, आप इस समय फुटबॉल खेल रहे हैं और कई स्तरों पर उत्तराखंड का रिप्रेजेंट कर चुके हैं स्टेट टूर्नामेंट्स में। अपनी इस जर्नी के बारे में हमें बताया शुरुआत से कि आपने कब से इसे खेलना शुरू किया और फुटबॉल ही क्यों चुना? जब बचपन में हम खेलते थे तो हमारे बड़े भैया जो आपस में मतलब बगल में घर के हम बगल में खेलते थे, तो वहाँ बड़े भैया को देखकर हमें भी उत्सुकता हुई खेलने की। तो हमने उनके साथ खेलना स्टार्ट किया बचपन में 5th 6th क्लास से जी। उसके बाद धीरे धीरे करके हम स्कूल लेवल पे खेला, रीजनल खेला, फिर नेशनल खेला, फिर SDFI खेला। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके एक ट्रायल आया था देहरादून में, एक ट्रायल हुआ था बाइचन बूटिया फुटबॉल स्कूल का। तो मैंने वो ट्रायल दिया जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर मैं दिल्ली में गया खेलने के लिए, जहाँ मैंने 3 महीने फुटबॉल खेला। क्वालिफायर था, आई लीग अंडर 18 क्वालिफायर था। उसके बाद हम क्वालिफाई हो गए। उसके बाद हम शिलोंग खेलने गए, जहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ खेलने का। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके लोकल टूर्नामेंट्स से स्टार्ट किया, खेला और स्टेट लेवल खेला। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने नेशनल लेवल तक खेला। फिर संतोष ट्रॉफी जो कि सीनियर नेशनल होता है, उसका मैंने ट्रायल दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो 2023 में मैंने अपना पहला संतोष ट्रॉफी खेला, जिसमें मुझे पहले ही सीज़न में मतलब पहले ही टूर्नामेंट में उप कप्तान बना दिया था। और पहला मैच हमने खेला था सिक्किम के अगेंस्ट, जिसमें मैंने पहले मैच में ही गोल मार के 1-0 से जीते थे, जिसमें मैंने गोल मारा था और मैन ऑफ द मैच मिला था। तो वहाँ से धीरे धीरे करके मुझे ऑफ़र आने लगे। तो मुझे पहला ऑफ़र आया गुजरात से, गुजरात सुपर लीग से, जो कि धर्मेश सर है वहाँ पर, उनका कॉल आया था और उनसे मेरी बातचीत हुई। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया अपनी टीम से, कर्णावती नाइट से। तो मैं वहाँ खेलने गया। उसके बाद वो 1 महीने का लीग होता है गुजरात सुपर लीग, तो मैंने वहाँ खेला। उसके बाद हमारी टीम वहाँ चैम्पियन बनी। तो वहाँ से मुझे काफ़ी ऑफ़र्स आए, कलकत्ता से आए, बेंगलोर से आए। तो मैंने कलकत्ता पुलिस से कांटेक्ट किया, उनका कॉल आया था मुझे कोलकाता प्रीमियर लीग खेलने के लिए, जो कि एक इंडिया में बहुत बड़ी लीग होती है। तो फिर मैंने वहाँ ज्वाइन किया, कोलकाता लीग खेली। फिर धीरे धीरे करके मैंने ऐसे ही काफ़ी ऑफ़र्स आए, तो मैंने इधर उधर खेला। फिर अभी करंटली मैं कोडगु FC से खेलता हूँ, जो कि अभी कर्नाटका सुपर डिवीज़न खेलती है। तो ऐसे ही करके मेरा यहाँ तक की जो अपनी जर्नी बताई। लखेड़ा जी, जैसे शशांक बता रहे हैं कि इन्होंने कई स्तरों पर फुटबॉल खेला है और कई तरह के टूर्नामेंट्स इन्होंने रिप्रेजेंट किए, जिसमें कि हमारे संतोष ट्रॉफी सबसे अहम है, साथ में सुब्रतो कप होता है, डुरंड कप होता है। तो किस तरह के टूर्नामेंट्स हमारे देश में हो रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर कि जिससे हमारे नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है, और क्या योजनाएं हैं फिलहाल अभी फेडरेशन की? हाँ, फेडरेशन से पहले तो मैं आज बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि शशांक, जिसको हमने स्कूली टाइम पे कोचिंग दी थी, आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में बैठा हुआ है।
जैसे मैंने अभी टोटल फुटबॉल की बात करी थी कि आप टोटल फुटबॉल जो है कलकत्ता में नेशनल चैंपियनशिप चलती थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की, तो लेफ्ट बैक में कोई जल्दी से कोई खेलने को तैयार नहीं होता, तो रिप्लेसमेंट के जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, जस्ट एक ट्रायल के तौर पे शशांक को हमने उसमें टीम में स्थान दिया और इसने अपने आप को वहाँ पर साबित किया, जबकि लेफ्ट बैक की पोजीशन पे खेलता ही नहीं था, तो वहाँ पे इसने अपने आप को साबित किया और उस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेलते खेलते धीरे से इसका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। वो प्रतियोगिता नेशनल प्रतियोगिता हमने जीती और वहाँ से शशांक को एक अपलिफ्टमेंट, एक कॉन्फिडेंस आया कि किस प्रकार से जो है नेशनल प्रतियोगिताओं में खेलने को था। जितने भी जो ट्रायल्स वगैरह होते हैं नेशनल के, उसका एक फॉर्मेट है, देखिए सीधे सीधे जो स्टेट फेडरेशंस है, डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन में बच्चों को पार्टिसिपेट करना, डिस्ट्रिक्ट की भी जो भी हमारी एक्टिविटी होती है उस डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी के बाद आपको जो स्टेट की एक्टिविटी होगी उस स्टेट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा बच्चा। स्टेट के बाद स्टेट फेडरेशन की जो टीम बनती है वो नेशनल एक्टिविटी में आती है और इस प्रकार और कोई टूर्नामेंट, ऑल इंडिया टूर्नामेंट कोई भी स्टेट चाहती है वो अपना ऑल इंडिया टूर्नामेंट कराती है, AIF से परमिशन लेकर के ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, उनको करा करके उन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया जाता है। लेकिन अभी जो वर्तमान परिदृश्य से चल रहा है इसमें टूर्नामेंट्स बहुत कम हो गए। पहले बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट, JCT फगवाड़ा की टीम खेलने आती थी, आपका जो है शास्त्री कप होता था दिल्ली में, डूरंड कप चला आ रहा था कई सालों से जो है, तो इस प्रकार के बहुत टूर्नामेंट्स होते हैं जिन टूर्नामेंट ऑल इंडिया, सिक्किम गोल्ड कप होता था। और उत्तराखंड की इतनी पुरानी लीग जो होती थी हमारी, वो भी इस समय, हाँ उत्तराखंड की भी लीग जो चल रही है ऐतिहासिक लीग, लाला नेमिदास लीग, अभी लास्ट ईयर 2 साल के बाद हुई है, तो किसी सीजन में हो जाती है, किसी में नहीं होती, इससे भी खिलाड़ी को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। फिर खिलाड़ियों को मूव करना पड़ता है, खास करके जिनको एज अ प्रोफेशन फुटबॉल को अपना। बिल्कुल। शशांक, आपने बताया कि आपने अभी संतोष ट्रॉफी में भाग लिया था जहाँ पर कि हमारी टीम शायद अपना पहला मैच भी जीती। इसके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा हमें बताएं और अपनी पोजीशन पे हमें बताएं कि आप कौन सी पोजीशन खेलते हो, या आप लैप ओवर भी करते हो पोजीशन में, या कभी टीम की ज़रूरत पड़ने के अनुसार पोजीशन चेंज करते हो? फ़िलहाल तो हमारी जो उत्तराखंड की टीम है वो 3-5-2 खेलती है, जिसमें मैं सेंटर बैक खेलता हूँ। तो अभी तो मैं सिर्फ सेंटर बैक ही खेलता हूँ क्योंकि उसमें 3-5-2 में 3 सेंटर बैक चाहिए होते हैं, तो इसलिए सिर्फ सेंटर बैक खेलता हूँ। और जैसी रही कि हम संतोष ट्रॉफी खेलने गए थे, जो कि क्वालिफायर होता है पहले संतोष ट्रॉफी का, हमें उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ता है फाइनल राउंड के लिए। तो क्वालिफायर हमारा आगरा में पड़ा था, जिसमें हमारे 3 मैच थे। हमारे पूल में थी हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो पहला मैच हमारा पड़ा था चंडीगढ़ से, जो कि हम 1-0 से जीते थे, और सेकंड पड़ा था हमारा उत्तर प्रदेश से 2-0 से, और तीसरा चंडीगढ़ से 2-0 से। तो हम 12 साल बाद उत्तराखंड क्वालिफायर हुआ फाइनल राउंड के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है उत्तराखंड के फुटबॉल के लिए। क्या आपको सीखने को मिलता है इन टूर्नामेंट्स में, खास करके जब ये बड़ी बड़ी टीमें आप जो बता रहे हैं, बंगाल जिनमें एक हो गई, या केरल एक हो गई, तमिलनाडु एक हो गई, जो कि राज्य स्तर पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो आप लोगों के लिए कैसा एक्सपीरियंस हो रहता है इन टूर्नामेंट्स में? क्या उनके मैचेस भी आप देखते हैं अलग से? हाँ, उनके मैचेस भी हमें देखने पड़ते हैं क्योंकि रणनीति बनानी पड़ती है। हम उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं एक बड़ी टीम, जैसे कि बंगाल, जो पिछली बार की संतोष ट्रॉफी चैंपियन रह चुकी है, वही फाइनल राउंड में हमारे पूल में पड़ी थी। बंगाल हो गई, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, ये सब काफ़ी नॉर्थ ईस्ट की काफ़ी अच्छी टीमें होती है, जो कि काफ़ी अच्छा खेल दिखाती है फुटबॉल के मामले में। तो हर मैच से पहले हम भी उनके प्लेयर को देखते हैं कि वो कैसा खेलता है, क्या करता है, उनका कौन सा प्लेयर उनका मेन प्लेयर है, उनका गोलकीपर कैसा है, उनका डिफेंडर कैसा है, जिससे हमें मैच में थोड़ी मदद मिले कि हमें कैसा खेलना है। फुटबॉल में किस तरह की खास तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है? किस तरह का शेड्यूल, टाइम टेबल या कोचिंग हम बच्चों को देना चाहिए? पुंडरी जी, एक तो फुटबॉल जो है, मैंने बताया ना, टोटल फुटबॉल और स्ट्रेंथ का गेम है जी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, बॉडी पावर का गेम है जी। तो उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें जो है कोचिंग का शेड्यूल बहुत टफ बनाना पड़ता है बच्चों का। हफ्ते में उनका वेट ट्रेनिंग का शेड्यूल भी होता है, उनके एंडोरेंस का शेड्यूल भी होता है, और साथ साथ उनके स्किल का शेड्यूल भी होता है। तो अलग अलग स्ट्रेटेजी के हिसाब से कम एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए रोज डेली कम से कम 6 से 7 घंटे की प्रैक्टिस कम से कम चाहिए, तब जाकर के हम अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी। अब उस जो हमारा कोचिंग का शेड्यूल, उस शेड्यूल में भी हमें इस प्रकार का शेड्यूल रखना है कि जो खिलाड़ी कोचिंग के दौरान ही कहीं डैमेज ना हो जाए, उसके मसल्स जो है, तो उस हिसाब से वर्कलोड, किस प्रकार से वर्कलोड देना है, किस समय कितना उसको स्किल की प्रैक्टिस करानी है, किस समय उसको कितना ग्राउंड वर्क कराना है, और किस समय उसको कितना ओवरलोड की ट्रेनिंग करानी है। इस टाइप से जो है वो ट्रेनिंग का एक शेड्यूल बनाते हैं ताकि उसकी जो बेटर परफॉर्मेंस है उसको मिल सके खिलाड़ी को, और बिना अपनी बॉडी को इंजर्ड किए वो
और अच्छा बेहतर कर सके। आपने इंजरी की बात भी करी और मैं फॉर्मेशन पे भी अभी आऊँगा कि आपने जो बताया कि हर पोजीशन के लिए एक खिलाड़ी तैयार किया जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि 90 मिनट के दौरान कोई खिलाड़ी अभी यहाँ खेल रहा है 5 मिनट बाद कहीं और खेलेगा। उसको एक पोजीशन तय करनी होगी और उस हिसाब से उसकी ट्रेनिंग भी होगी। तो किस खास तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है डिफेंडर्स के लिए, सेंटर जो चला रहे हैं गेम, जो प्ले मेकर्स हैं, और फॉरवर्ड के लिए? जहाँ तक डिफेंस का कहते हैं कि बेस्ट डिफेंस इज बेस्ट अटैक। अब हमें इतना भी डिफेंसिव होकर के नहीं खेलना कि हम जो अटैक की तरफ ध्यान दें। आज की डेट में जो डिफेंस का खिलाड़ी है वो अटैक में भी जा रहा है। हमारे जो विंगर्स हैं दोनों के दोनों जो ओवरलैप करते हुए जो साइड विंग्स बन जाते हैं, इसी प्रकार जो है हाफ लाइन है। हाँ, डिफेंस वाले के लिए पर्टिकुलर उसका हेडवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। पावर हर खिलाड़ी के पास चाहिए क्योंकि टोटल गेम पावर का है, और हर खिलाड़ी को हर स्किल का ज्ञान होना, हर स्किल उसके पास होनी चाहिए, तभी वो किसी भी मुल्क फुटबॉल में कब सा कौन मोमेंट किसको क्या मिल जाए कुछ पता नहीं। तो हर खिलाड़ी के पास हर टेक्निक होनी चाहिए, तभी जा करके किसी भी टीम को आप विजेता घोषित करते हो या विजेता बनेगी टीम। जी बिल्कुल, 90 मिनट का खेल है और ऐसा शायद हॉकी और फुटबॉल में ऐसा खेल है कि जिसमें 22 के 22 खिलाड़ी हर सेकंड या हर मिनट में इन्वॉल्व रहते हैं गेम में। जो आपने कहा कि कैसा भी मूव कभी भी पड़ सकता है, उसके हिसाब से हमें खेलना होता है। आपने पावर गेम की बात करी है। फुटबॉल जैसे कि आपने बताया पैरों का खेल और पावर का गेम है, तो इसको इंक्रीज़ करने के क्या तरीके हैं, क्या स्किल इसमें होनी चाहिए कि एक पावर जो है वो इफेक्टिवनेस में तब्दील हो, या उसमें एक डाइट का क्या रोल है? इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बताएं। डाइट का तो देखिए, जब हम अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो निसंदेह कि हमारी मसल्स से वो कमज़ोर होती चली जाएंगी। जी शेड्यूल में जहाँ तक जो इंडोरेंस का बात है, आप इंडोरेंस के लिए क्या इंटरवल ट्रेनिंग होती है हमारी, कंटिन्यू 1 घंटा 45 मिनट का ग्रुप वाइज एक सेशन बना देते हैं, और कंटिन्यू जो उसका जो है 50 मीटर का एक डैश बना दिया, दोनों साइड खिलाड़ियों को रख दिया। एक ग्रुप इधर से जा रहा था, मान लीजिए हमने 4 ग्रुप बना दिए, कंटिन्यू चल रहा है, एक ग्रुप इस साइड से जा रहा है, उधर से दूसरा तीसरा जा रहा है। तो इस प्रकार जो है स्ट्रेंथ की और इंडोरेंस की दोनों की उनकी जो है तैयारी हो रही है। ऐसे ही स्किल्स में कि आपने बॉल के ड्रिबल लेकर के बॉल के साथ जो है आपने साइड से जो है किस तरीके से जो है क्रॉस पास करना है, तो वो सब इसमें शेड्यूल चलता है ऑन द ग्राउंड। जी शशांक, अभी आप खेल रहे हैं, आपके कुछ फ्यूचर गोल्स भी होंगे। आपने एज अ करियर फुटबॉल को ले लिया है, जैसे कि आपने बताया कि आप लंबे समय से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? फ्यूचर गोल्स को लेकर आप आगे की क्या प्लानिंग कर रहे हैं, या आपके मन में क्या है कि मुझे इस लेवल पे खेलना है, नेशनल टीम में आना है? इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। मेरा फ्यूचर गोल्स ये है कि मुझे ISL तक खेलना है, एक अच्छे क्लब से खेलना है और इंटरनेशनल टीम के लिए खेलना है, जिसके लिए काफ़ी मेहनत लगेगी और मैं बहुत तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए। लेकिन जब ऑफ सीज़न होता है तो उसमें हम पर्टिकुलर पहले रेस्ट रिकवरी देखते हैं, प्रॉपर जिम, प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो कि हम प्रॉपर प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, मसल्स के लिए रिकवरी होनी चाहिए, या फिजियोथेरेपी चलती है हमारी मसल रिलीज के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग सीज़न में हम काफ़ी स्टिफनेस आ जाती है या इंजरी ना हो, इसके लिए हमें ऑफ सीज़न में अपनी बॉडी को वापस ठीक करना होता है। लखेड़ा जी, इंडिया के वेदर में खास करके ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो जनरली जो खिलाड़ी हैं खेलते हुए बहुत वाटर लॉस करते हैं, जिसकी वजह से जो टीयर होते हैं उस बहुत इंजरी की दिक्कत रहती है। तो इस इंजरी के लिए भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के वेदर में आपको क्या लगता है किस तरह का वो वार्म अप या ट्रेनिंग शेड्यूल फॉलो करना चाहिए कि ताकि कम से कम अपने जो प्रोफेशनल करियर के दौरान इंजरी कम हो? एक्चुअल में क्या है कि अगर हमें लॉन्ग रन तक खेलना है, अच्छा खिलाड़ी बनना है, तो हमारा जो वार्मिंग अप का शेड्यूल है ना वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, और हर खिलाड़ी को खेलने से पहले वार्मिंग अप जरूर करना चाहिए। होता क्या है कि खिलाड़ी ग्राउंड में उतरा, सीधे उसने गेम स्टार्ट कर दिया, तो कहीं पर भी उसकी मसल्स क्रैम्प हो सकती है, चोट लग सकती है। तो पहला जो किसी भी गेम का हो गया, आपको उस गेम के हिसाब से स्ट्रेटेजी, उस गेम के हिसाब से अपनी बॉडी को, उनकी मसल्स को तैयार करना होगा, जिसके लिए वार्म अप एक्सरसाइज होती है। उसके बाद वार्म अप एक्सरसाइज के बाद आप जो है अपनी स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजों पे आ सकते हैं। करते करते धीरे धीरे आप जो है उसके इंडोरेंस पे चले जाते हैं, धीरे धीरे वेट ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। तो इस टाइप का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा ताकि हमारी मसल्स पूरी उस खेल के हिसाब से बन सके और उस खेल को खेलते समय सपोर्ट दे सके। बिल्कुल, वार्म अप बहुत ज़रूरी है किसी भी खेल खेलने से पहले, खास करके फुटबॉल में, क्योंकि बहुत एक हाई फिजिकल एक्टिविटी है, बहुत इंटेंस गेम होता है। तो इसके लिए क्या न्यूट्रिशन, जो अभी शशांक ने भी बात करी थी कि एक न्यूट्रिशन बहुत बड़ा पार्ट है फुटबॉल का या किसी भी जो फिजिकल गेम है, तो न्यूट्रिशन को लेकर आपकी क्या राय है? किस तरह के न्यूट्रिशन फॉलो करना चाहिए खिलाड़ियों को ताकि वो अच्छा खेले या पावरफुल गेम रहे? पावरफुल देखिए, जहाँ तक सीधे सीधे आप देखिए, प्रोटीन्स, आप अच्छी प्रोटीन्स ले सकते हैं, फाइबर ले सकते हैं, फैट ले सकते हैं, उसमें जो भी है।
अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वांटिटी में आपको उसको लेना है जी आपका प्रैक्टिस शेड्यूल कितना है जी ये नहीं कि आपने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन ले लिया इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपने फैट्स ले लिया कि आपकी जो है वो बॉडी आपकी ओवरवेटेड हो गई और वो बॉडी आपकी जो है उस वेट को कैरी नहीं कर पा जी। रही तो आपकी मसल्स जितना आपका वर्कआउट हो वर्कआउट के हिसाब से आपका जो है डाइट प्लान बनता है जी कि आपको सुबह ब्रेकफास्ट में कितने एग्स देने हैं आपको कितना मिल्क देना है कितना आपको प्रोटीन देना है कितना आपको उससे जो है स्प्राउटेड जो है चने वगैरह देने हैं। और ऐसे ही आपका लंच का ऐसे इवनिंग स्नैक्स का और डिनर का शेड्यूल बनता है जी उस शेड्यूल के हिसाब से ही खिलाड़ी को बिल्कुल प्रॉपर डाइट दी जाती है ताकि उसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे बेटर हो ये ना हो कि वो ओवर डाइटिंग कर करके जो है जो मसल्स जिन मसल्स को उन्हें जो है स्ट्रॉन्ग बनाना है वो और ओवरवेटेड हो जाए। जी बिल्कुल। और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी बहुत रोल है आजकल के ज़माने में जहाँ कर कि बिल्कुल टेक्नोलॉजी का युग है। तो किस तरह की साइंस और टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है खिलाड़ियों को मैचेस के दौरान भी, सिर्फ फिजिकली फिट होने के लिए नहीं, मैचेस के लिए भी, कि उनकी पहले से क्लिप्स देख लिया जाए, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, कहाँ पर कौन सी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो उसको लेकर कैसी तैयारी रहती है एज अ कोच के आधार पर मैं पूछ रहा हूँ। देखिए तैयारी क्या कि जब भी कोई खिलाड़ी या हमारी टीम जो है ग्राउंड में जा रही है जी तो वो ग्राउंड में जाने से पहले हमें उन टीम के लिए पूरी चीज़ें हमारे पास ग्राउंड में होनी चाहिए कि भाई ड्यूरिंग द मैच अगर किसी बच्चे को या किसी खिलाड़ी को इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी के टाइम पर उसको किस प्रकार से उसको ट्रीटमेंट देना है। ये टूर्नामेंट जो भी करा रही कमेटी उसका भी पूरा एक अपना जो है सेटअप होता है पूरा। साथ साथ ड्रिंक्स वगैरह कि भाई आपको इंस्टेंट ड्रिंक्स जो है जो इंस्टेंट ड्रिंक ड्यूरिंग द ब्रेक उस खिलाड़ी को एनर्जी दे सके और वो ग्राउंड में जाकर बेटर परफॉर्म कर सके। तो एनर्जी ड्रिंक्स है जो आजकल कई एनर्जी ड्रिंक्स आ रहे हैं उन ड्रिंक्स को हमारे पास रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, ये सब चीज़ें हमें अपने रखनी चाहिए ताकि खिलाड़ी को खेलने के दौरान ज़्यादा फटीग ना लगे तो ज़्यादा थके ना और बेटर परफॉर्मेंस दे सके। जी शशांक, अभी आप सेंटर डिफेंस जैसे कि आपने बताया आपकी पोजीशन है, तो आपके आइडियल कौन है, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताओ और क्यों है और क्या आप उसकी तरह बनना चाहते हैं। हाँ जी, मेरा आइडल अभी तो सर्जियो रामोस जो डिफेंडर रियल मैड्रिड के लिए खेलते थे स्पेन के। हाँ, वो भी कैप्टन भी रह चुके हैं रियल मैड्रिड के भी और स्पेन के भी। तो मैं काफ़ी बचपन से मतलब उन्हें ही देखता हूँ और मुझे उन्हें खेलते हुए देखना काफ़ी पसंद है क्योंकि वो मतलब काफ़ी उनको देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि वो आगे जाके गोल भी मारते हैं, डिफेंडिंग भी करते हैं, मतलब काफ़ी स्टाइलिश भी है और अपनी टीम के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं जब डिफेंस करने की बात आई। तो शशांक, अभी आप जैसे संतोष ट्रॉफी का जो आपने एग्जांपल बताया, तो इसको लेकर इस टूर्नामेंट में जो जो खिलाड़ी आए हुए थे, इन खिलाड़ियों में लगा आपको कि कोई हाँ मुझे इसकी तरह या इसकी तरह खेलना चाहिए जो हमारे भारत के खिलाड़ी हैं? अच्छा, तो हमारे जैसे कि मैंने बताया आपको, हमारे पूल में बंगाल भी थी जी। और ये सर्विसेज की टीम दूसरे पूल में थी, लेकिन उसमें काफ़ी ऐसे खिलाड़ी थे कि मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इनकी तरह मुझे खेलना है। ऐसा पर्टिकुलर नाम तो नहीं पता, पर जिन्हें देख के लगा कि हाँ कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। काफ़ी खिलाड़ी ऐसे सर्विसेज में थे और ये केरल में काफ़ी अच्छे प्लेयर थे क्योंकि देखा जाए तो केरल, नॉर्थ ईस्ट सबका गेम स्टाइल थोड़ा थोड़ा अलग है। कोई लॉन्ग बॉल से खेलता है, कोई जैसे नॉर्थ ईस्ट की टीम है बॉल नीचे रखती है तो उनको देखने में मज़ा आता है। जैसे पंजाब की साइड देखे तो लॉन्ग बॉल्स खेलते ज़्यादा और नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे। तो सर्विसेज में भी काफ़ी नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर थे जिसमें इस बार संतोष ट्रॉफी भी नॉर्थ ईस्ट सर्विसेज से जीती है, जिसमें एक मिडफील्डर थे, उनका नाम मुझे ऐसा पता नहीं है, पर उन्होंने टूर्नामेंट में एक ऐसा हाफ से थोड़ा आगे से गोल भी मारा, एक लॉन्ग रेंजर, और काफ़ी अच्छा गेम था, बहुत छोटे छोटे पास एकदम, तो उन्हें देख के काफ़ी अच्छा लगा। और एक शुभम राणा जो कि उत्तराखंड का ही प्लेयर है, संतोष ट्रॉफी में खेल रहा था, वो भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है जिसको देख के लगता है कि हाँ इसकी तरह खेलना है, विंगर है वो। जी जी लखेड़ा जी, अब इंडिया की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हमारी रैंकिंग पिछले कई सालों से गिरती ही जा रही है और जो वर्ल्ड कप खेलने का एक सपना है हमारा, जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कितना समय और है अभी? पुंडरी जी, अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो हमारी रैंकिंग 96 में हम 100वें रैंकिंग में थे करीब जी, और आज हम फिर जो है 30 साल बाद करीब जो है 140वीं रैंकिंग के पास पहुंच चुके हैं। डे बाय डे हमारी जो है रैंकिंग गिरती जा रही, जबकि फैसिलिटियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एक प्लानिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। एक टाइम हम ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं और उसके बाद एशियन गेम्स में हम मेडलिस्ट रह चुके हैं। जी, तो क्या एरर लग रहा है आपको, किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, खासकर कि जो
रिमोट लेवल है, जूनियर लेवल से जब खिलाड़ी खेलना शुरू करता है तो किस तरीके से उसको हम डेवलप कर सकते हैं या मेन स्ट्रीम में इंटरनेशनल लेवल के मैचेस खेलने के लिए बना सकते हैं? हमें गांव से लेकर के शहर, शहर से लेकर के जिला, जिला से लेकर के राज्य स्तर तक का पूरा एक मैप बनाना पड़ेगा जी। आज की डेट में गवर्नमेंट की परियोजनाएं बहुत हैं जी। खेल महाकुंभ चल रहे हैं, खेलो इंडिया गेम्स हो रहे हैं, कई यूनिवर्सिटी योजनाएं गेम्स है, यूनिवर्सिटी फिट इंडिया है। है। लेकिन आप किसी आयोजन को कर रहे हो, अच्छी बात है, उस आयोजन के बाद उसका एक एनालिसिस जरूर होना चाहिए। अब मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ले लूँ कि पिछले 5 या 6 सालों से मेरे ख्याल खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है जी। अब इन खेल महाकुंभों में करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च हो रही है, अच्छी बात है, खिलाड़ियों को, गाँव के बच्चे को, लेकिन एक समीक्षा जरूर होनी चाहिए कि इन 5 सालों में जो हमने इन पे इतना पैसा खर्चा किया इसका आउटपुट क्या निकला है। जी। मेरा अपना ये मानना है कि हर गांव में, हर जिले में एक स्तरीय मैदान, स्तरीय कोच, स्तरीय इक्विपमेंट आपके ग्राउंड में सुसज्जित है। आज की डेट में सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के लिए खेलने के लिए स्थान नहीं है। बहुत जो है बच्चे मोबाइल की तरफ चले गए, किस क्या कारण? मोहल्ला कल्चर खत्म हो गया, मोहल्ले में कोई खुला स्थान नहीं है जहाँ पर बच्चे खड़े इकट्ठा हों और कुछ खेल पाएँ। और जब बच्चा ये प्रैक्टिकली कोई मोबाइल का हाथों वाला खेल तो नहीं है, शारीरिक दमखम का खेल है, बच्चे के पास बॉल होनी चाहिए, ग्राउंड होनी चाहिए, अगर वो खेलेगा तो निसंदेह नीचे। और पहले ये था कि कम्युनिटी सोसाइटी थी, पूरे लोग मोहल्ले में इकट्ठा होते थे, तो अभी हम जो है ओलंपिक के जो है सेमीफाइनल तक का सफर तय कर पाए। आपने उत्तराखंड की बात करी है और पिछले राष्ट्रीय खेलों में हम सिल्वर मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, उसकी तो खैर बधाई है उत्तराखंड को, लेकिन क्या उससे आगे भी हम कुछ देख रहे हैं? अभी तो देखा भाई, उम्मीद की एक किरण आई है जी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की टीम ने एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। शशांक भी उस टीम का शशांक कैप्टन रहे टूर्नामेंट के बारे में, हमारी जो है उस टीम के कैप्टन रहे, और अभी संतोष ट्रॉफी टीम के भी कैप्टन रहे। तो मतलब एक जो अभी का जो सिनेरियो चल रहा, लगता है कि फुटबॉल, उत्तराखंड की फुटबॉल बहुत अपलिफ्ट करेगी। इवन जो है हम सब जूनियर लेवल पे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आए राष्ट्रीय लेवल पे। तो लगता है कि फुटबॉल निसंदेह इन राष्ट्रीय खेलों के बाद एक नई ऊर्जा उत्तराखंड में गेम्स में आई है। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बना है। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा क्या है, किस प्रकार खिलाड़ी यूज कर पाते हैं, सरकार उसकी किस प्रकार देखरेख कर सकती है ताकि आने वाली पीढ़ी को वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। ये बहुत बड़ी चुनौती है हम सब। और वैसे भी उत्तराखंड का जो इतिहास है फुटबॉल खिलाड़ी को लेकर शायद सबको ही पता है। त्रिलोक सिंह बसेड़ा, आयरन वॉल ऑफ इंडिया से लेकर श्याम थापा, एकदम जय थापा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत इतिहास। तो इस राष्ट्रीय खेल के जो सिल्वर मेडल का जो अभियान था उसके बारे में मैं थोड़ा बताएं। बहुत रोमांचक था वो, बहुत कहानियां हैं उसको लेकर, तो 2-4 किस्से हमें भी उसके बारे में बताएं। काफ़ी हम पे प्रेशर था कि उत्तराखंड में ही हो रहा है तो हमें अच्छा प्रदर्शन करना है। काफ़ी टीम में बहुत 1 महीने पहले ही हमारी टीम कंबाइन हो गई थी, 1-2 महीने पहले ही, और हमारे कैंप पहले ही लग गए थे। जैसे कि संतोष ट्रॉफी में होता है कि 1 महीना 4 हफ्ते ऐसे कैंप लगता है, लेकिन नेशनल गेम्स में हमारा कैंप 2 महीने पहले ही हमें बुला दिया गया था। और फिर हमारा कैंप लगा, हमने काफ़ी प्रैक्टिस मैच खेले पहले। उसके बाद जब स्टार्ट हुआ तो हमारे जो मैचेस थे वो काफ़ी अच्छी टीमों से हुए, क्योंकि जो नेशनल गेम्स में होती है वो टॉप 8 टीम आती है उसमें। तो टॉप 8 संतोष ट्रॉफी की टॉप 8 जो लास्ट ईयर की होती है। तो हमारे पूल में पड़ी थी हमारी ये असम पड़ी थी, मिजोरम और गोवा, जो कि बहुत ही अच्छी टीमें हैं। बिल्कुल। तो हमारा पहला मैच था मिजोरम से, जो कि हमने 1-1 से ड्रॉ करा। और अच्छी बात ये थी कि जो हल्द्वानी में नेशनल गेम्स हुआ उसमें काफ़ी भीड़ आई थी, लगभग 10 से 15 हज़ार लोग हमें देखने आ रहे थे, जिसमें खेलने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि खाली स्टेडियम में तो कुछ मज़ा नहीं आता। और ऊपर से हमारा होस्ट था, हमारे होम टीम थी, तो काफ़ी हमें सपोर्ट था, जिसकी वजह से हम सिल्वर मेडल ला पाए। बिल्कुल। तो उसके बाद सेकंड मैच हमारा असम से था, जो हम 1-0 से हार गए। तो फिर हमारा लास्ट मैच था गोवा, जो हमारे पूल की सबसे अच्छी टीम थी गोवा, क्योंकि वहाँ का फुटबॉल काफ़ी अच्छा है जी। और उसके बाद हमें क्वालिफाई होने के लिए सेमीफाइनल में गोवा पे 3 गोल मारने थे, जो कि लग रहा था कि अब ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं, लेकिन तब भी अंदर से आ रहा था कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। पूरी टीम पे वो जोश दिख रहा था सबकी आंखों में। कोच बोल रहा था कि हाँ कर सकते हैं, 3 गोल मार सकते हैं हम भी, क्योंकि हमारी टीम भी अच्छी है। तो जब गोवा के साथ मैच स्टार्ट हुआ तो काफ़ी भीड़ थी और बहुत हल्ला हो रहा था, बहुत प्रेशर था हमारे अंदर, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही 2 गोल, फर्स्ट हाफ में ही 2 गोल मार दिए। उसके बाद हमने तीसरा गोल मारा, लेकिन फिर गोवा ने एक और गोल मार दिया, तो 3-1। तो हमें जीत के लिए 1 गोल चाहिए था सिर्फ, ताकि गोल डिफरेंस 3 बना। हाँ, +3 चाहिए था हमें। तो आखिर में जो हमारे गिन्नी भाई हैं यहाँ के उत्तराखंड पुलिस में
जॉब करते हैं उन्होंने गोल मार के हमें क्वालिफाई करवाया। फिर हमारा सेमीफाइनल पड़ा दिल्ली से कि जिसका फुटबॉल भी काफ़ी अच्छा है, वो भी ऑलमोस्ट हर संतोष ट्रॉफी के फाइनल राउंड में पहुंचती है, तो उससे हमारा सेमीफाइनल था। और उसमें भी काफ़ी पहाड़ी खिलाड़ी खेल रहे हैं उत्तराखंड के, 6 या 7 प्लेयर उसमें खेल रहे हैं, तो काफ़ी टफ मैच था वो भी, तो जो कि हम पेनल्टी शूट आउट में जीते। और फाइनल फिर हमारा पड़ा केरल से, जो कि हम 1-0 से मैच में हार गए और हमारा सिल्वर मेडल आया। लखेड़ा जी, जैसे उन्होंने बहुत ही इस यात्रा का जो वर्णन किया, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्रेरणादायी होता है, खास करके नौजवान खिलाड़ियों के लिए। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम ये जब देखते हैं तो यहाँ के खिलाड़ियों को एक एडवांटेज तो है, पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, एक जो नेचुरल स्टेमिना होता है वो हमारे पास है, बस उसको तराशने की ज़रूरत है। अंत में हमें बस ये सुझाव दे दीजिए ताकि खिलाड़ियों को एक मोटिवेशन मिल सके, इंस्पिरेशन मिल सके कि वो फुटबॉल को और अच्छा खेल पाए। फुटबॉल पंडित जी, मैंने बताया ना, एक सस्ता खेल, आम जनमानस का खेल है जी। और बहुत ज़्यादा इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई महंगा खेल नहीं है। अगर किसी बच्चे को ये खेल खेलना है, पहली बात डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। और स्टार्टिंग के देश में बच्चा जब खेलना शुरू करता है उसके सिर्फ स्किल की तरफ ध्यान दिया जाए। छोटा बच्चा जैसा लिखना है उसकी राइटिंग बन जाती है ना, बड़े तक उसकी वो राइटिंग है। तो जितना छोटे बच्चे के अंदर जितनी स्किल आएगी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, ये उम्र के साथ साथ धीरे आ जाएगा। लेकिन जो बेसिक स्किल है उस स्किल पर पेरेंट्स को भी, कोचेज को भी, और जहाँ भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ के जितने भी उनको ध्यान देना। अगर बच्चे की स्किल अच्छी होगी तो निस्संदेह आने वाले टाइम पे वो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस स्किल का प्रयोग करके अपने आप को एक अलग ही खिलाड़ी साबित कर सकता है कि भाई मेरे पास ये कलात्मक खेल है, इस कलात्मक खेल की वजह से मैं अपनी टीम को भी सहयोग कर सकता हूँ और अपने आप को भी किसी को बेहतर दिखा सकता हूँ। जी, तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप दोनों ने जो जानकारियाँ दी हमें फुटबॉल के बारे में, खासकर उत्तराखंड में किस तरह का इसमें योजना है फुटबॉल के लेकर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या स्थिति है, इसको लेकर जो आपने जानकारी, बहुत ही नॉलेजफुल रही वो। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।